नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए अंक के साथ। आज के अंक में जानेंगे IIT मंडी द्वारा सिंधु नदी पर किए गए एक ताज़ा अध्ययन और अरब सागर में उत्पन्न बिपरजॉय चक्रवात के बारे में। विज्ञान जगत की खबरों के साथ साथ याद करेंगे वैज्ञानिक इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण दिनों को भी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। ऊंचाई और सूखे के बीच संबंध को जानने के लिए शोध। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने किया सिंधु नदी पर अध्ययन। देश के कई राज्यों में बिपरजॉय का असर, जानेंगे क्यों बन रहे हैं अरब सागर में विनाशकारी चक्रवात। देश और दुनिया में विज्ञान जगत से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण गतिविधियां साइंस एक्सप्रेस में। ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस, जानेंगे महत्वपूर्ण दिनों और वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने सिंधु नदी बेसिन के जल प्रबंधन और जलवायु अनुकूल रणनीतियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र में ऊंचाई और सूखे के बीच के संबंध का अध्ययन किया है। शोधकर्ताओं के निष्कर्ष 42 सालों के डेटा के विश्लेषण पर आधारित है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ पानी की मांग में लगातार वृद्धि और दूसरी ओर बाढ़ और सूखे जैसी जल संबंधी घटनाएं मानव समाज के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में IIT मंडी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया एक अध्ययन जल प्रबंधन और जलवायु अनुकूल रणनीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण मुहैया कराता है। इस शोध के लिए शोधकर्ताओं ने सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि उत्पादकता और जलापूर्ति के मामले में अत्यधिक महत्व रखता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में 93 से 8,489 मीटर तक की ऊंचाई की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। ऊंचाई और सूखे की विशेषताओं के बीच संबंध का पता लगाने के लिए यहाँ एक आदर्श स्थिति मिलती है। शोधकर्ताओं की टीम ने सूखे के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए 1979 से 2020 तक के कुल 42 वर्षों की मासिक वर्षा और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के व्यापक डेटा का उपयोग करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया, जिससे सूखे और ऊंचाई के बीच महत्वपूर्ण संबंधों का पता चला। Basically, our study focused on the investigation of the spatio-temporal variation of meteorological drought in the Indian extent of Indus River Basin. We analyzed data spanning over 42 years and found high heterogeneity in drought trend across the different seasons. Interestingly, we observed that the monsoon and post-monsoon seasons have larger areas with wetting trend, while the pre-monsoon season experiences drying trend. This understanding is very crucial for effective drought management and water resources planning in the region, particularly situated at the higher altitude. शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने सूखे और ऊंचाई के बीच एक मजबूत संबंध देखा। उन्होंने पाया कि 2000 मीटर से नीचे वाले क्षेत्रों में नमी की स्थिति देखी गई, जबकि 2000 और 6000 मीटर के बीच की ऊंचाई में सूखे के हालात दिखे। वहीं 4000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्र में सूखे की दर धीमी थी। Examining the relationship between elevation and drought dynamics, we discovered a distinct pattern of droughts. Elevation up to around 2000 meters showed wetting trends, but as we move higher, between 2000 to 6000 meters, we observed more drying trends. However, a slower rate of drying at elevation above 4000 meters compared to between 2000 to 4000 meters was observed. This knowledge will help us in better understanding the behavior of droughts at different altitudes and plan accordingly for vulnerable regions. इस शोध के निष्कर्षों ने अलग अलग मौसमों में सूखे की स्थितियों में महत्वपूर्ण विविधता पर प्रकाश डाला है। मॉनसून और मॉनसून के बाद के मौसम में अधिकतर क्षेत्रों में नमी की स्थितियां देखी गई, जबकि प्री मॉनसून मौसम में सूखे की स्थितियों वाले अधिक क्षेत्र देखे गए। शोध के नतीजे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के सूखेपन की ओर इशारा करते हैं, जबकि नमी वाले क्षेत्र कम ऊंचाइयों वाले क्षेत्र से जुड़े हैं। ये नतीजे भारत के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि सिंधु नदी प्रवाह क्षेत्र के ऊंचाई इलाकों में वर्षा आधारित कृषि का प्रचलन ज्यादा है।
यहाँ की भू आकृति जल भंडारण और सिंचाई सुविधाओं को सीमित कर देती है, जिसका असर फसल पैदावार पे पड़ता है। इसलिए सूखे के प्रभाव को कम करने और नीति निर्माण के लिए मौसम संबंधी घटकों पर ऊंचाई के प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। अरब सागर में उत्पन्न गहरे विक्षोभ के कारण बने चक्रवात बिपरजॉय का असर गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कई दिनों तक देखा गया। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि अरब सागर में काफी शक्तिशाली चक्रवात बनने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले बंगाल की खाड़ी को विनाशकारी चक्रवातों के लिए अधिक जिम्मेदार समझा जाता था। तो क्या कारण है अरब सागर में बनने वाले इन शक्तिशाली चक्रवातों का? विस्तार में जानते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। बिपरजॉय अरब सागर में बनने वाला इस वर्ष का पहला चक्रवात है। संभावना है कि ये मॉनसून की गति को भी धीमा कर देगा। चक्रवात बिपरजॉय को ये नाम बांग्लादेश ने दिया है, जिसका अर्थ है डिजास्टर यानी कि आपदा। बिपरजॉय के अलावा अरब सागर ने पिछले 2 दशकों में 2 सुपर साइक्लोन पैदा किए हैं, 2007 में गोनू और 2019 में क्यार। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरब सागर में जो चक्रवात बन रहे हैं, मानसून से पहले उनके बनने की गति, समय और तीव्रता सभी में 40% का इजाफा हुआ है, जबकि मानसून के बाद ऐसे चक्रवातों के बनने में 20% की बढ़ोतरी हुई है। पहले यहाँ इतने खतरनाक चक्रवात नहीं बनते थे जितने अब बनने लगे हैं। भारतीय मौसम विभाग से जुड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि चक्रवातों के बनने में आई तेजी का कारण समुद्र के पानी के तापमान में हो रही बढ़ोतरी और ग्लोबल वार्मिंग है। पहले अरब सागर ठंडा रहता था, लेकिन अब ये गर्म हो चुका है। हाल ही में किए गए अध्ययन में ये सामने आया कि अरब सागर 1.2 डिग्री तक गर्म हो चुका है। ऐसी स्थिति किसी भी चक्रवात के बनने और उसे शक्तिशाली बनाने में मददगार होती है। आमतौर पर अरब सागर में हर साल 1.7 चक्रवाती विक्षोभ देखे जाते हैं, जिनमें से एक चक्रवाती तूफान में बदल जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने पश्चिमी तट पर कई चक्रवात बनते देखे हैं, जिनमें से कुछ गंभीर चक्रवात में बदल गए। जाहिर है, तापमान में बढ़ोतरी के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात बनने लगेंगे, जो मॉनसूनी हवाओं को भी प्रभावित करेंगे। इससे भारत में हर साल आने वाला मॉनसून डिस्टर्ब होगा, जिसका सीधा असर कृषि के साथ साथ नदियों और जलाशयों पर भी पड़ने की संभावना है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर ज्ञान विज्ञान के सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाला मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस को सार्वजनिक वाहनों पर लगाया जा सकता है, जिससे ये आसपास की वायु गुणवत्ता की जांच कर सकता है। पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले एयर क्वालिटी स्टेशन एक स्थान पर ही स्थित होते हैं और छोटे भौगोलिक क्षेत्र की ही वायु गुणवत्ता को बता पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने IoT आधारित मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी तकनीक विकसित की है। इससे पूरे शहर की वायु गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। इस शोध की अगुवाई डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रंगनाथन रेंगास्वामी द्वारा की गई है। एक दिन 24 घंटे का होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक अध्ययन में ये सामने आया है कि एक समय पर पृथ्वी पर एक दिन 19 घंटे का हुआ करता था। इस अवधि को बोरिंग बिलियन कहा जाता था। 2 भौतिकविदों ने अपने अध्ययन में पाया कि टेक्टोनिक गतिविधि में कमी और गुरुत्वाकर्षण बल के नाजुक संतुलन के कारण पृथ्वी को रोटेशन में कमी का सामना करना पड़ा। इस अध्ययन को नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के मुताबिक जब पृथ्वी बोरिंग बिलियन काल में थी, तब चंद्रमा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटता ने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ा दिया। समय के साथ चंद्रमा ने पृथ्वी की रोटेशनल ऊर्जा को कम कर दिया और खुद को एक उच्च कक्षा में धकेल दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी एप्पल इसरो द्वारा भारत में पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। उपग्रह के सफल प्रक्षेपण ने भारत को आपातकालीन दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में मदद की।
22 जून 1633 को गैलीलियो को चर्च के सामने पोलिश खगोलविद निकोलस कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक थियरी गलत है को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। प्रताड़ना के डर से उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उनका ये कहना गलत था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। स्वीकार करने के बाद गैलीलियो ने अपने दोस्त के कान में धीरे से कहा, लेकिन ये अभी भी घूमती है। दंड के तौर पर उन्हें उनकी मृत्यु तक घर में नजरबंद रखा गया। 24 जून 1915 को एक अंग्रेजी खगोलशास्त्री और ब्रह्मांड विज्ञानी फ्रेड हॉयले का जन्म हुआ। उन्हें ब्रह्मांड के स्टेडी स्टेट थियरी के समर्थन और बिग बैंग थियरी को खारिज करने के लिए जाना जाता है। हॉयले को सितारों, आकाशगंगाओं, गुरुत्वाकर्षण और परमाणुओं की उत्पत्ति पर किए गए कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली। उन्होंने साइंस फिक्शन भी लिखा। 25 जून 1864 को आधुनिक भौतिक रसायन के संस्थापकों में से एक जर्मन वैज्ञानिक वॉल्टर हर्मन नस्ट का जन्म हुआ था। 1933 तक उन्होंने गोटिंगन और बर्लिन के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया और फिर उन्हें नाजी शासन द्वारा इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।